नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए हमने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हैं और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा सेट नंबर 15 है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 14 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप सरकारी सीट से बीएड करना चाहते हैं तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में से आपको कम से कम 40 प्रश्न और सही करने हैं। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के खंड आ के सेक्शन में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 से 4 सेकंड का समय। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए और वीडियो के लास्ट ही पूरी ईमानदारी से बताइएगा क्या आप इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 40 प्रश्नों को सही कर पाए। इसका सही ऑप्शन होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में चला था 1760 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपको दूसरा प्रश्न आ जाता है तो आप तीसरे प्रश्न को जाकर के ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नीचे वाले प्रश्न भी दिखा देता हूं। देखिए कोलंबो पड़ता है आपका श्रीलंका में और अल्मोड़ा पड़ता है उत्तराखंड में। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक की जो यात्रा की थी और जो उसमें भाषण दिए उनसे जो अनुभव प्राप्त किए वो इस पुस्तक में लिखे गए। जो किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए बलवंत राय मेहता फेमस है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। त्रिस्तरीय प्रणाली जो दी थी वो बलवंत राय मेहता ने दी थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन किया था बलवंत राय मेहता ने। तो सही ऑप्शन होगा इसका गठन किया गया था 1957 ईस्वी को। कि चौथा नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली या फिर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और कब लागू किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया गया था। और कहां पर लागू किया था? सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में लागू किया गया था। तो आपसे पूछा है पहले नंबर पर, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ सबसे ज्यादा कहां पर होता है बताइए भारत में? सही ऑप्शन होगा इसका केरल में। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ होता है। 6वां नंबर प्रश्न है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। यूपी में सबसे ज्यादा आम होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी आपने सुना होगा कहां पर है? ये उत्तराखंड में पड़ती है। तो वहीं पर आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? उत्तराखंड में है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बताइए मानस कहां पर है, किस राज्य में है? सही ऑप्शन होगा असम में। असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बार आपके एसएससी, रेलवे और बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कि 9वां प्रश्न है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग इसमें से कौन सा है? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। बताइए नेपा नगर किसके लिए फेमस है? ये आपका एमपी में पड़ता है और यहाँ पर जो उद्योग है सबसे फेमस वो है अखबारी कागज बनाने का। जो अखबार वाले पेपर होते हैं जिन पर छपाई की जाती है वो पेपर कहाँ पर बनाए जाते हैं? नेपा नगर एमपी बनाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वां नंबर प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए ये आपका बिहार में बनाया गया है विहार जो है ये किसके लिए बनाया गया था, ये किसके लिए फेमस है? तो ये जो है
ह्वेनसांग का स्मारक है। ठीक है, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री था, भारत आया था, उसके उपलक्ष्य में ये स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? नव नालंदा महाविहार है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइए, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? ये किसके पिताजी थे? ये नूरजहां के पिताजी थे। इनका नाम था गियास बेग, जिनको उपाधि दी गई थी इत्माउद्दौला की। तो किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। कब बनवाया था? 1626 ईस्वी बनाया गया था। और एक क्वेश्चन और आता है इसके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पितरा दुर्ग नामक जड़ाऊ कार्य जो किया गया था इसी मकबरे में किया गया था। इत्माउद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पितरा दुर्ग नामक जड़ाऊ कार्य जो किया गया था वो इसी मकबरे में किया गया था। किसने बनवाया था? उनकी बेटी नूरजहां ने बनाया था। इनके पिता का नाम था गियास बेग, जिनको एक उपाधि दी गई थी इत्माउद्दौला की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहां पर स्थित है? अंकोर वाट एक मंदिर है और ये कहां पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा ये कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। और किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसने बनवाया था? अंकोर वाट का एक विशाल मंदिर है विष्णु जी का, और इसे बनवाया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने बनवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही ऑप्शन होगा ल्यूवेनहॉक ने। इसका ए वाला ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। और लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, इसे भी आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन होगा विमल जालाल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल थे। उन्होंने द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग कौन सा है? वायरस द्वारा कौन सा रोग पैदा किया जाता है? सही ऑप्शन होगा आपकी सर्दी जुकाम होती है, सीजनल फ्लू होता है, ये आपका वायरस होता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। टाइफाइड, हैजा और टिटनिस ये सभी आपके जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है, टाइफाइड, हैजा और टिटनिस ये किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। और सर्दी जुकाम बुखार जो होता है ये आपका वायरस से होता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? बताइए, ये 2008 की बात है। 2008 में मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे प्रदान किया था? सही ऑप्शन होगा, आप सभी को मालूम है, इसे प्रदान किया जाएगा गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया था 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? जब धावक दौड़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है दौड़ते समय? सही ऑप्शन होगा उसके पैरों के आगे। जब दौड़ेगा तो पैरों के आगे होगा, जब खड़ा होता है तो उसके बिल्कुल पैरों के बीचों बीच में होता है। इसलिए जब धावक दौड़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है पैरों के आगे होता है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है कि सूखा बालू जो है सूर्य के प्रकाश में चमकता है जबकि गीला बालू जो होता है वो नहीं चमकता है? ये चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। सूखे बालू में परिवर्तन की क्रिया होती है। जो सूखा बालू होता है उस पर प्रकाश पड़ता है और परिवर्तित हो जाता है, जबकि गीला बालू जो होता है उस पर प्रकाश जो है परिवर्तित नहीं हो पाता है। सूर्य की किरणें जो होती है वो परिवर्तित नहीं हो पाती है, इसलिए वो चमकता नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, गैलेना एक खनिज है, किसका खनिज है? आयरन का, गोल्ड का, लेड का या फिर कैल्शियम का? गैलेना का फार्मूला होता है PbS, और PbS से आप क्या निकालेंगे? इससे आप लेड निकाल सकते हैं, मतलब PV को निकाल सकते हैं
जिसे हम लोग सीसा भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। आयरन किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। गोल्ड वैसे स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है, लेकिन इसे कभी कभी काल्वेराइट से भी निकाला जाता है। कैल्शियम किससे निकाला जाता है? जिप्सम से और कैल्शियम कार्बोनेट से निकाला जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका? बताइए, मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? किन दो धातुओं को मिश्र करके मैग्नीशियम बनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा इसका जो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसके नाम में छुपा हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देख सकते हैं मैग्ने लिखा गया है ना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, और लियम लिखा गया है तो मतलब कि एल्युमिनियम। आप नाम पे ही देख सकते हैं ये छुपा हुआ है। इसमें 5% जो होता है Mg मतलब कि मैग्नीशियम होता है, और 95% जो होता है एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम में मैग्नीशियम मिला दिया जाता है, तब ये जाकर के मिश्र धातु बनती है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ी जाती है जंग से बचाने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का, टिन का, कापर का या फिर क्रोमियम का? सिंपल सा प्रश्न है। जस्तेदार बनाएंगे तो आप जिंक का प्रयोग करेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ी जाती है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा का चलन अंग कौन सा है? अमीबा जो है किसकी मदद से चलता है? उसका जो अंग है उसका नाम आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा से कठिन क्वेश्चन है। जो लोग बायो अच्छे से पढ़े होंगे वो जान सकते हैं। अमीबा का जो चलन अंग होता है जिससे गति करता है उसे कहते हैं हम लोग पादाब कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। इसे हम लोग कूट पाद भी कहते हैं। ठीक है, जब आप लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर कूट पाद या फिर पादाप लिखा होगा, जिससे अमीबा जो है आगे की ओर गति करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना % जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादातर आपके डाकघर अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो कितने % है ग्रामीण क्षेत्रों पर डाकघर? सही ऑप्शन होगा 89%। 89% जो डाकघर हैं अभी भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों पर कार्यरत है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जिसे हम लोग ईद कहते हैं, लेकिन ईद के 3 ऑप्शन आपको दिए गए। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, ये आपका मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। कि 25 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तूप या स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है, उसका नाम आपको बताना है। सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनगर, इन चारों में से किसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सारनाथ में क्या हुआ? पहली बार ज्ञान दिया था, और बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कुशीनगर देवरिया में प्राण त्यागे थे। सांची आपका एमपी में पड़ता है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध नहीं गए थे। ठीक है, सांची में स्तूप बनाया था अशोक ने। महात्मा बुद्ध के जीवन काल से सांची का कोई भी संपर्क नहीं है। स्तूप बनाया गया है वो आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, घटना की बात करेंगे, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से है, सांची का नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, कितने पुराण हैं? सही ऑप्शन होगा पुराणों की संख्या 18 है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। तो गुणसूत्र कितने होते हैं इसे तो आप लोग बता ले जाएंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी कह सकते हैं या फिर 46 गुणसूत्र कह सकते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर 23 भी आपको दे रखेगा, लेकिन आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। अगर जोड़े पूछता तो इसमें आप लोग 23 सही करते हैं, लेकिन सही ऑप्शन है 46 वाला। 28 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, रक्तदाब को अगर नापना है तो कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? सही ऑप्शन होगा स्फेग्नोमैनोमीटर की सहायता से रक्तदाब आपका मापा जाता है, और बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब मापा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आरएच कारक या फिर आरएच फैक्टर जो होता है इसका अर्थ क्या होता है?
RH फैक्टर, देखिए 1940 में कार्ड लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर में एक एंटीजन का पता लगाया। किसकी सहायता से? एक रीसस नामक बंदर था, उसकी सहायता से एक RH फैक्टर का पता लगा, इसलिए इसका नाम जो रखा गया रीसस कारक या फिर RH फैक्टर नाम रखा गया। अगर आपके शरीर का ब्लड ग्रुप जो है ए है तो वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि RH फैक्टर नेगेटिव और RH फैक्टर पॉजिटिव जो नाम रखा गया था वो रीसस नामक बंदर के अंदर प्रयोग करके रीसस कारक रखा गया। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि फफूंद की सहायता से बनाई जाती है। जहाँ पर ही फफूंद पहुँचेगा वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। इसी की सहायता से फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा की खोज की। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए दल बदल विरोधी विधेयक जो था ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया था। इसी वर्ष ये पारित किया गया था और इसे कहाँ पर रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है। याद रखिएगा 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम और इसे रखा गया 10वीं अनुसूची में, और ये कब आया? 1985 में आया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, उसके बाद 21% लगभग आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, और जो बचती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए कौन सा भाग नहीं है वायुमंडल का? तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नगण्य के बराबर है। इसलिए सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। सेबी का पूरा नाम आपको बताना है। सेबी का पूर्ण रूप आप लोग बताइएगा। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना उन पर नियंत्रण करने का कार्य जो होता है वो सेबी का होता है। जो शेयर मार्केट होते हैं उन पर नियंत्रण करने का काम जो होता है सेबी का होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है डी वाला ऑप्शन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2 बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिसको भी याद हो। मुख्यालय बताइएगा और स्थापना कब की गई थी, ये 2 बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बताइए पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल का एक उत्सव होता है जो 14 से 15 जनवरी के आसपास जो है आपका मनाया जाता है। जब उत्तर भारत में आपका मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है और पंजाब में आपकी लोहड़ी मनाई जाती है, तो फसल कटाई के उत्सव के समय ही आपका ये पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपका उत्तर भारत में खिचड़ी मनाई जाती है या फिर मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, वैसे पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये नव वर्ष की शुरुआत होती है, मतलब कि नया जो वर्ष लगता है ये पोंगल त्यौहार के जब मनाया जाता है तभी से तमिल जो लोग होते हैं वो अपना नव वर्ष मनाते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? बताइए बद्रीनाथ धाम जो है वो किस देवता को समर्पित है? मतलब किस देवता की पूजा होती है यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में? शिव जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की या फिर कृष्ण जी की? सही ऑप्शन होगा बद्रीनाथ जो धाम है वो विष्णु देवता को समर्पित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा केदारनाथ जो धाम है वो किस देवता को समर्पित है? केदारनाथ, देखिए बद्रीनाथ मैंने आपको बताया विष्णु जी को है, तो केदारनाथ आप लोग बताइएगा। और केदारनाथ किस नदी किनारे है? जैसे कि आपका बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी किनारे, अलकनंदा नदी किनारे जो है वो आपका बद्रीनाथ है। तो मैंने आपसे पूछा है केदारनाथ किस नदी किनारे है और किस देवता को समर्पित है? ये मैंने 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं और 2 क्वेश्चन मैंने आपसे सेबी वाले क्वेश्चन में पूछे हैं। तो इन 4 क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का एक मंदिर है, वो किसका मंदिर है? बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर है? बताइए माउंट आबू जो आपका आरावली पर्वत है उसी को काट करके दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर बनाया गया, जो किसका मंदिर है? जैन का एक मंदिर है।
वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम आपको बताना है। बताइए कौन सा जैन और बौद्ध दोनों का एक धार्मिक स्थल रहा है। तो सही ऑप्शन होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका पड़ता है इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक कौशाम्बी पड़ता है जो कि प्रयागराज से अलग हुआ है। तो कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। तो बताइए पाश्चात्य दर्शन मतलब कि पश्चिम का जो दर्शन था उससे अत्यधिक प्रभावित थे। तो सही ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक रूढ़वादी कुरीतियों के विरोधी थे। मतलब जो कुरीतियां भारत में चली आ रही, जैसे कि अगर आपके पति मर गया तो आपको सती होना पड़ेगा, उसी की चिता के साथ आपको जलना पड़ेगा, सती प्रथा के विरोधी थे। और ये कहाँ से दर्शन लाए थे, ये पाश्चात्य दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। जो कुरीतियाँ थी, रूढ़वादिता थी, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। ये पुनर्जागरण के दूत भी कहे जाते हैं, इन्हें आप लोग याद रखेगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने, और सती प्रथा का एंड भी किया था 1829 में। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से सती प्रथा खत्म किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ये पाश्चात्य दर्शन से पश्चिम के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चाय जो है भारत का स्थान बताना है विश्व में। तो पहले नंबर पर चाय का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, चीन में चाय सबसे ज़्यादा होती है। चीन जो है वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो भारत आता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, मतलब कि दूसरे नंबर पर भारत है आपका। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए आलू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही ऑप्शन वैसे इसका सेकंड स्थान है। नए वाले आंकड़े के अनुसार भारत का जो स्थान है आलू उत्पादन में वो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर रूस का स्थान आता है। लेकिन पुराने आंकड़े में तीसरा हो सकता था, इसलिए इसने दूसरा ऑप्शन सही किया है। वैसे आलू उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जहाँ पर भी आपकी विधान परिषद होती हैं, राज्यपाल क्या करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के लोग होते हैं उनको मनोनीत करके डायरेक्ट विधान परिषद का सदस्य बना सकता है। तो कितने लोग करता है यूपी में। यूपी में सीटों की संख्या विधानसभा की है 100, और 100 का 1/6, 100 का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो लगभग आती हैं 17 छंगम 102, 17 आती है, लेकिन राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो 18 लोग करता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा 18 लोग को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जामिया मालिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली में आपका पढ़ता है जामिया मालिया इस्लामिया। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक सैंडलर आयोग नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था बताइए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर सैंडलर की अध्यक्षता में सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए नवोदय विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका आपको चयन करना है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए नवोदय विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए पहला गलत है, प्रत्येक गांव में नहीं बनता है नवोदय विद्यालय, प्रत्येक जिले में बनता है। तो पहला गलत है और सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नवोदय विद्यालय के संबंध में ये बी वाला जो कथन है वो सबसे सही कथन है। ये 45 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। जो आपके रुधिर वर्ग होते हैं जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, तो इसकी खोज किसने की थी, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। सही ऑप्शन होगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। याद रखिएगा रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी,
कार्ड लैंड स्टीनर ने की थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? जो अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनाया था उस पर कौन सा जानवर का चित्र जो है वो अंकित नहीं है? सांड, हिरण, हाथी और घोड़ा। बताइए क्या सही ऑप्शन होगा? अगर आप सारनाथ का स्तंभ देखेंगे तो ऊपर आपको 4 सिंह मिलेंगे, लेकिन नीचे जो गोल वाली पट्टी होती है वहाँ पर आपको 4 प्रकार के जानवर मिलते हैं। हाथी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, सांड मिलेगा और सिंह मिलेगा, हिरण नहीं मिलेगा। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, हिरण नहीं है, बाकी आपको हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा कन्नौज सभा किसके सम्मान में रखी गई थी? बताइए, हर्ष के समय में कन्नौज सभा रखी गई थी, वो ह्वेन-सांग के सम्मान में रखी गई थी। ठीक है, ह्वेन-सांग से 2 क्वेश्चन आए थे। एक आपका नव नालंदा महाविहार जो है वो ह्वेन-सांग स्मारक वहाँ पर बनाया गया है, और कन्नौज जो सभा थी वो ह्वेन-सांग के सम्मान में रखी गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? बताइए, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर? सही ऑप्शन होगा कॉपर। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु यूज की थी तांबा यूज की थी, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? जो आंध्र सातवाहन राजवंश था वो अपने सिक्के जो था मुख्यतः किस धातु के बनाता था? लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। मैंने कई बार आपको बताया था कि सातवाहन से याद रखिएगा ये शीशे के सिक्के भी चलाए थे, शीशा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लेड कहते हैं। तो सातवाहन से शीशा याद रखिएगा, इसने शीशे के सिक्के चलाए थे। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे ऊंचा मेघ इसमें से कौन सा है? बताइए, सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है इन 4 ऑप्शनों में से? इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? सबसे ऊपर जो बादल बनते हैं, सबसे ऊंचे जो बादल बनते हैं वो कौन से बादल होते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं पश्चाप बादल। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। सही, ठीक है, ये सबसे ऊंचे मेघ होते हैं। 8 से लेकर के 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊपर जो मेघ बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं पश्चाप मेघ। ये किससे बनते हैं? जो हिमकण होते हैं ना, उन्हीं से बनते हैं। और सबसे नीचे वाले जो मेघ होते हैं वो कौन से मेघ होते हैं? वर्षा स्त्री मेघ होते हैं, जो वर्षा सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा जो करते हैं वो वर्षा स्त्री मेघ या फिर वर्षा मेघ, ये भूरे या काले रंग के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। उसके ऊपर होते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ जो होते हैं वो वर्षा मेघ स्तर के थोड़ा से ऊपर होते हैं। उसके ऊपर होते हैं स्तरीय कपासी मेघ और सबसे ऊपर होते हैं पश्चाप मेघ। तो आपसे सबसे ऊंचा पूछा था तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। सबसे नीचे होते हैं वर्षा स्त्री मेघ जो सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे 50 महत्वपूर्ण यूपी बीएड का प्रैक्टिस सेट था सामान्य ज्ञान का। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा। और आपका कितना स्कोर हुआ इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया इसे आप लोग जरूर बताइएगा। मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं। एक तो मैंने आपसे पूछा है सेबी की स्थापना कब हुई और सेबी का मुख्यालय कब हुआ, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है। और दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि बद्रीनाथ में विष्णु जी को समर्पित है, तो वैसे मैंने आपसे पूछा था केदारनाथ किसको समर्पित है और किस नदी किनारे। ये मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और इन 50 प्रश्नों में से सभी गलत नहीं होना चाहिए कि आपको 40 प्रश्न सही करने थे। तो कितने प्रश्न आपने सही किए हैं? जो लोग मीडियम स्टूडेंट हों वो 35 प्रश्न सही कर सकते हैं, लेकिन 35 के नीचे आप लोग मत जाइएगा। कम से कम 40 सही कीजिएगा और 40 प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी लगने वाला है। तो आप लोग को प्रयास करते जाना है, हार नहीं माननी है। मैं आपको नए नए क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 14 सेट कराए हुए हैं। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ पर से चेक कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा और 4 प्रश्नों को जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।